एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन में जो रियल गेम चेंजर कौन साबित हुआ, 2022 या 2024 में जब सेंट्रल होम मिनिस्टर ने कहा कि 31 मार्च 2026 आखिरी डेडलाइन है कि या तो मुख्यधारा में आ जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो इसमें मतलब एक गेम चेंजर मतलब जो हुआ कि पहले नक्सलाइट पुलिस को और बाकी लोगों को मारते थे ज़्यादा, फिर इसके बाद में ऐसी इंसिडेंट हुई। आपने भी बहुत सारे बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिए, एक में 27 लोगों को आपने किल किया माओइस्ट को। तो ऐसे कितने जो इस गेम चेंजर के रूप में फिर स्थिति पलटी, तो कितने नक्सलाइटों को आपने पकड़ा, कितनों को इनकाउंटर में ढेर किया, या और उस पर कितने पुलिसकर्मियों को भी अपनी शहादत की बलि चढ़ना पड़ा? तब ये संकल्प लिया गया नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करना। उसके बाद फिर अलग अलग वर्टिकल्स में कार्रवाई हुआ। एक ऑपरेशनल वर्टिकल, दूसरा डेवलपमेंटल वर्टिकल, तीसरा कनेक्टिविटी वर्टिकल, और आगे जैसा कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स, इस प्रकार अलग अलग वर्टिकल्स में कार्रवाई हुआ है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑपरेशनल वर्टिकल, जिसमें हमारा सभी सुरक्षा बल ने आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ कार्रवाई किया, जिसके परिणाम स्वरूप 2024 और 25 में जो माओवादियों का टॉप लेवल लीडरशिप है, जिसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर्स है, स्टेट लेवल कमेटी मेंबर्स है, डीवीसीएम और पीएलजी बटालियन नंबर उनका काफ़ी बड़ी नुकसान हुआ। उसके बाद ही फिर माओवादियों के आधार क्षेत्र में काफ़ी कमजोरी हुआ और उनकी जो नया रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया और उनकी जो संख्या बल कम हो गई, क्षेत्रफल सिमट गई है और माओवादियों के जो फाइटिंग जो पावर है वो लगभग शून्य हो चुकी है। इसी कारण से हमको काफ़ी एक सकारात्मक परिणाम देखने मिला है और बाकी वर्टिकल्स में भी बेहतर काम हुआ है। तब 2024 में भारत सरकार द्वारा एक टारगेट दिया गया, आने वाला 2026 मार्च 31 तक ये नक्सलवाद को ख़त्म करना। वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट गेम चेंजर के रूप में काम आया है, क्योंकि उसके पहले जो सभी स्टेक होल्डर्स में आशा तो जरूर थे, मतलब ये नक्सलवाद को ख़त्म करना, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ऊर्जा और उम्मीद का कमी थे, मतलब कहीं ये संभव होगा नहीं होगा, इस टाइप का मन में एक चिंता भी रहा। लेकिन तब ये टारगेट मिल गई तो सभी ने अपना पूरा रिसोर्सेज को, एनर्जी को इसी दिशा में ओरिएंट किया। इवन क्षेत्र की जनता में भी ये बात को लेकर विश्वास आ गई है, हाँ नक्सलवाद आने वाला बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, इसलिए उनका भी काफ़ी अच्छा सहयोग और समर्थन मिलने लगे। और खास बात ये भी रहा, जो नक्सल संगठन के जो टॉप लेवल लीडरशिप है, ये भी इस बात को मानने लगी है आगे जो हिंसात्मक गतिविधि को रास्ता नहीं है, इसलिए वो लोग भी काफ़ी बड़ी संख्या में अभी हाल फिलहाल में हथियार सहित आकर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए पुनर्वास कर रहा है। हमारा एक अभियान है पुनः मार्गम, यानी पुनर्वास से पुनः जीवन, उस अभियान का काफ़ी बेहतरीन परिणाम देखने के लिए मिल रहा है। पहले सिर्फ नक्सल कैडर समर्थन होते लेकिन हथियार नहीं लेते, लेकिन विगत 6 महीने में देखा जाएगा काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47 इंसास, SLR, LMG इस प्रकार का हथियार सहित आकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उनके पुनर्वास के लिए कार्रवाई की जा रही है। जो नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सिर्फ ऑपरेशनल सोल्यूशन से सफलता होगा ऐसा नहीं, तो जो जंगल में तब पुलिस जाते हैं, यदि पुलिस के ऊपर हमला होते उसके जवाबी कार्रवाई में हमको रिटेलिएशन करना पड़ते। संविधान भी, कानून भी इसको एक प्रावधान देते हैं। इसलिए और कई भी उदाहरण ये भी है, बीच जंगल में यदि कोई नक्सल घायल हो गई, सरेंडर करने के लिए यदि हथियार डालकर हाथ खड़े कर देते, उनको भी हमने इवैक्यूएट किया, उनका इलाज के लिए भी हमारे जवान ने खून तक दिया हॉस्पिटल में। इस प्रकार भी कई उदाहरण हैं। इसलिए किसी को मारना, उसके मार कर ही फिर हम सब नक्सलवाद को समाप्त करना, ऐसा हमारा कभी बिल्कुल इरादा नहीं रहा। जंगल में आमने सामने मुठभेड़ में जो लड़ाई में जो परिणाम आया, फिर हमारा जवान बेहतर रणनीति के साथ काम किया, इसलिए हमारा नुकसान अभी हाल फिलहाल में कम हुआ। नक्सल का काफ़ी बड़ा झटका हुआ, पूर्व में हमारा भी बड़ी नुकसान हुआ। एक ही घटना में 76 जवान का शहादत हुई है, कई बड़ी वारदात हुआ, कैंप अटैक्स हुआ, उसमें हमारा जवानों को कुर्बानी हुआ। लेकिन अभी पूरा गेम पलट गया, हमारा जवान बेहतर रणनीति के साथ काम किया और शासन ने भी उसका पूरा रिसोर्सेज दिया, ताकत दिया, जनता का समर्थन रहा। इसी कारण से हम बेहतर परिणाम लेने में सफल हुआ। तो लास्ट द लीस्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो सबसे बड़े ट्रेजिक इंसिडेंट हुए, इसमें CRPF के 76 जवान जो है एक साथ मारे गए। कई पुलिस ऑफिसर्स थे, मुझे याद है मेरे मित्र थे भास्कर दीवान, CSP एडिशनल SP थे, वो भी यहाँ शहीद हुए। तो और दूसरी ट्रेजिक इंसिडेंट थी 25 मई की केरा की झीरम घाटी के। तो इनमें जो टॉप कमांड इन्वॉल्व थे वो सारे के सारे क्या मारे गए, पकड़े गए? जैसे पूर्व में जो बड़ी नक्सल वारदात में जो व्यक्ति जो सारा शामिल रहा, जो कैडर शामिल रहा, उसमें अक्सर ये नाम आते हैं, जो माडवी हिडमा का नाम आता है, क्योंकि PLG बटालियन नंबर 1 का कमांडर रहा। अभी कुछ समय पहले
आंध्र प्रदेश में हुई एक मुठभेड़ में उनका डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गई। और भी जैसा CPM मोदी संगठन का जो टॉप लेवल का जो लीडरशिप रहा उनका सरगना रहा बसवराजू है, और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में के रामचंद्र रेड्डी है, सुधाकर है, कोसा है और गणेश उइके है। इस प्रकार अनेक माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी, दीपक तेल तुमड़े के महाराष्ट्र में डेड बॉडी रिकवर हुआ है। और झारखंड में भी कई ऐसा सेंट्रल कमेटी लेवल का जो कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर की गई थे। और नीचे PLG बटालियन का कैडर्स है, DVCM लेवल का कैडर्स है। इस प्रकार जो बड़ी बड़ी वारदात में जो मास्टरमाइंड रहा उनका हाल फिलहाल में पिछले 2 साल में अनेक कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर के कई लोगों के नाम में पता भी थे और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुआ। और कोई यदि अभी हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज के मुख्य धारा में 31 के बाद भी अगर आएगा तो नहीं, जैसा अभी समय ज़्यादा नहीं बचा उनके पास, समय बहुत अभी आज की यदि 23 मार्च के हिसाब से हम बैठ कर बात करें तो मतलब मात्र 8 दिन उनके पास शेष है। वो भी 31 मार्च तक वेट करना भी नहीं चाहिए उनको, अभी समय बहुत कम है उनके पास, इसलिए सही निर्णय लेकर मुख्य धारा में आ जाएगा बेहतर। नहीं तो यदि अभी भी किसी के मन में विचार है हिंसा के रास्ते पर हम आगे जाएगा, क्षेत्र की जनता का जान माल को नुकसान करने के लिए यदि कोई साजिश रचने के लिए सोचेगा भी, हमारा सुरक्षा बल उसको मुँह तोड़ जवाब देगा। इसलिए माओवादी कैडर श्रेष्ठ जो रह गए हैं वो इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अभी हम 31 मार्च तक हमारे पास टाइम, उसके बाद देखा जाए करके, ऐसा कोई भ्रम में रहेगा तो फिर उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। मैं एक बस आखिरी सवाल से समाप्त करना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इनकाउंटर्स मेड बाय द नक्सलाइट्स so many soldiers were killed and their weapon which was provided by the government or police department was looted by them. So how much percentage of the recovered license, although they run so many factory गोला बारूद बनाना और हथियार बनाने की फैक्ट्री आपने पकड़ी हुई है, तो वो जो सरकारी जो इंसास AK-47 कितनी राइफलें लूटी गई, उस पर कितनी बरामद की? अभी विगत समय में काफ़ी बड़ी बड़ी वारदात में जैसा सुरक्षा कैंप्स के ऊपर हमला किया, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एम्बुश किया, इस प्रकार माओवादी द्वारा सैकड़ों की संख्या में हथियार सुरक्षा बल से लूट लिया गया। और कुछ वेपन्स लोकली फैब्रिकेट भी करते हैं, लेकिन जिस तरह भी जो रेगुलर ग्रेडेड वेपन सिक्योरिटी फोर्सेस से माओवादी द्वारा लूटा गया उसमें लगभग अभी 60 to 70% का रिकवरी हो चुकी है। उसमें AK-47 इंसास LMG इस प्रकार का बड़ी बड़ी ग्रेडेड वेपन्स का भी रिकवर हुआ। अभी अक्टूबर 2025 में एक ही सिंगल डे में 210 माओवादी कैडर 153 हथियार के साथ आकर पुनर्वास के लिए सामने आए थे। अभी हाल फिलहाल में मार्च 11 तारीख को इस साल 2026 में 108 माओवादी कैडर 101 हथियार सहित आकर पुनर्वास किया। इस प्रकार लगभग 70% के आसपास हथियार हमने वापस रिट्रीव कर लिया। विशेष हथियार के बारे में, डंप्स के बारे में लगातार जानकारी मिल रहा है। रोज़ के रोज़ मतलब कहीं ना कहीं कोई डंप्स में हथियार रिकवर हो रहा है। इस टाइप का ये कार्रवाई नियमित रूप से जारी है और आने वाले समय में हमारा टारगेट ये रहेगा मतलब माओवादियों के पास से किसी प्रकार का कोई और हथियार या ऐसा कोई इलीगल जो वेपन्स या कोई उनकी एक्टिविटी मतलब देखा जाए तो पूरा गैरकानूनी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी तब समाप्त होगा उनका इलीगल फंडिंग, इलीगल वेपन्स सब चीज़ का भी समाप्त हम करके ही रहेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी बातचीत 2003 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी P. सुंदरराज, जो कि तमिलनाडु से आते हैं बेसिकली, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ को और ख़ासतौर से बस्तर को जितना तेज़ी से और जितना जल्दी से समझा है, उसके नतीजे आपके साथ आ रहे हैं कि एक बड़ी टीम वर्क के साथ में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की फोर्सेस के साथ में उन्होंने अपने काम को परवान चढ़ाया। मौका चूँकि अब जिस मौके पर हम उनसे बात कर रहे हैं, एक 31 मार्च की डेडलाइन उनके सामने भी है, सुंदरराज जी के सामने, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सरेंडर करा सकें, और उन नक्सलवादियों के ऊपर भी है कि वो अपने आप को जो जिस विचारधारा के साथ वो चले थे, कम से कम बाद में वो भटकाव के रास्ते पे तो आ गए थे। ये तो मैंने रियलाइज़ किया इस चीज़ को कि जिस सरकार, कानूनी व्यवस्था और सरकार के जो राजनीतिक चेहरे थे जिनका कि वो जिनसे वो इनकी खिलाफत करते थे, कभी उनके साथ खड़े हुए दिखे, उनका चुनाव में मदद करते दिखे, तो ये सारी चीज़ें अब होंगी। लेकिन अब 31 मार्च तक की ड्यूटी इनकी है और 31 मार्च के बाद तो फिर उनको अंजाम भुगतना है कि सरेंडर की प्रोसेस अगर कोई चाहेगा तो 31 के बाद भी जारी रख सकते हैं, लेकिन मूलतः रहेगा कि 31 के पहले सरेंडर। और मैं इसी नोट के साथ समाप्त करूंगा कि 31 के बाद फिर इनकाउंटर। सभी आपके दर्शक को भी ये आमंत्रित करना चाहूँगा, बस्तर अभी सुरक्षित है,
जैसा स्वयं आप सब लोग आना चाहिए। और बस्तर के जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, जो इधर चित्रकूट है, तीरथगढ़ है, लंबी वाटरफॉल्स है, आंदावड़ा है, कुडुमसर है, बस्तर दशहरा, ऐसा एक अनेटा फेस्टिवल है, दुनिया में एकमात्र 75 डेज लंबा चलने वाला त्यौहार है। इसको देखने के लिए आना चाहिए। और इधर का सांस्कृतिक विरासत है। बस्तर पंडू में बस्तर ओलंपिक्स में भी काफ़ी अच्छा भागीदारी रहा। अभी हाल फिलहाल में बस्तर हेरिटेज मैराथन भी हुआ, उसमें देश दुनिया से काफ़ी दावक लोग आकर पार्टिसिपेट किया। इस प्रकार बस्तर के एक सकारात्मक एक तस्वीर है, उसको देखने के लिए और स्वयं बस्तर के बारे में महसूस करने के लिए आप सब लोग बस्तर आना चाहिए। हम सब आपको बस्तर आमंत्रित करते। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, चर्चा के अंत के साथ एक अपील है आपसे कि पी सुंदरराज जी के साथ में जो हमारी बातचीत हुई है, अगर उसको लेकर आपको अपनी कोई राय आपकी बनती है तो उसको राय को ज़रूर रखें, अपने कमेंट दें। इसको अगर पसंद आता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करते हुए हमसे जुड़े रहें। अगले अंक में फिर किसी चीज़ नए मुद्दे के साथ में आपके साथ बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।